ओके। हेलो एवरीबॉडी। हम लोग डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइस जो चैप्टर 2 है उससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज़ रेलेवेंट ओनली इन द डैश मार्केट। हालांकि मुझे नहीं पता ये इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के पीडीएफ में क्यों है। ये होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सेमेस्टर 2 में तुम लोग इसके पीछे का लॉजिक जान पाओगे। अभी के लिए बस इतना मैं लॉजिक दे सकती हूँ कि याद करो, मैंने बोला था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तुम्हारे पास कोई प्राइस कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है। मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल द प्राइसेस। हम आगे पढ़ेंगे, मतलब तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर इसी के बारे में होगा। जस्ट मैं ब्रीफली अगर समझाना चाहूँ तो परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्राइस के ऊपर का सारा कंट्रोल इंडस्ट्री के पास होता है। हर अकेला फर्म प्राइस के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको ऐसा समझो कि तुम और तुम्हारे साथ मिलकर के हज़ारों लाखों लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो तुम अगर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुम यहाँ पे अगर प्राइसेस में ज़रा भी छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा। तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि तुमको इंडस्ट्री में जो प्राइसेस डिसाइड हो गए हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के माध्यम से, डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से जो प्राइस डिसाइड होता है उसी प्राइस को तुमको अपनाना पड़ेगा। तुम यहाँ पे खुद से कोई भी प्राइसेस जो है डिसाइड नहीं कर सकते। और बिकॉज तुम हर एक क्वांटिटी यानी कि पर यूनिट, तुम चाहे 10 यूनिट बेचो, चाहे तुम 15 यूनिट बेचो, चाहे तुम 20 यूनिट बेचो, हर एक प्राइस जो तुम पर यूनिट सेट करोगे वो इंडस्ट्री से आएगा और वो फिक्स्ड होता है। इसीलिए परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट के अंदर हम लोग सप्लाई कर्व देख पाते हैं। अगेन इसके पीछे का लॉजिक सेमेस्टर 2 में आएगा, अभी नहीं। लेकिन मोनोपोली के केस में तुम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तुम एक कस्टमर को महंगे दाम पे, एक कस्टमर को थोड़ा सस्ते दाम पे बेच सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इकलौता अधिकार है प्रोडक्ट के ऊपर। और इसके वजह से एक ही प्राइस पॉइंट पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ या एक ही क्वांटिटी डिफरेंट प्राइसेस पे बेचने की वजह से कोई एग्जैक्ट सप्लाई कर्व हमें मिलता नहीं है। अभी के लिए बस दिमाग में ये सेट करके रखो। इसके पीछे का लॉजिक, ग्राफिकल एनालिसिस सब कुछ सेमेस्टर 2 में मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज़ रेलेवेंट ओनली इन द परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट। मतलब इन दो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारे मार्केट्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ परफेक्टली कंपैरेटिव में ही दिखेगा, बट इन सभी ऑप्शंस में गुड्स और फैक्टर तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे हम लोग को लिखना है परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट, ठीक है। मोनोपोली के केस में कोई सप्लाई कर्व हमें नहीं मिलता है, ठीक है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन हम लोग जानते हैं। सप्लाई फंक्शन हमको रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी सप्लाइड और तुम्हारा उसके प्राइसेस के बीच में। सप्लाई फंक्शन में हम लोग पर्टिकुलरली प्राइस को लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल रहा है नंबर 1, क्वांटिटी सप्लाइड इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल भी नहीं, क्वांटिटी सप्लाइड ही तो डिपेंडेंट था। जब तुम लोग लिखते हो QS इक्वल्स टू एफ ऑफ P सप्लाई फंक्शन के दौर पे, तो वहाँ पे हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड को ही क्या ले रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और F के अंदर जो प्राइस पड़ा हुआ है वो इंडिपेंडेंट होता है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, बोथ क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस आर डिपेंडेंट, नहीं। ऑप्शन सी क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस जो है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल ये सही है। अगर तुम लोगों ने वीडियोस देखा, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग ऑफ। नंबर 3, इफ़ द लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट्स द सप्लाई कर्व विल बी। ये तो सिंपल है, अगर लॉ ऑफ सप्लाई काम कर रहा है तो सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग होगा। 4, बाय एडिंग इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड करके हमको मार्केट सप्लाई मिलता है। नंबर 5, इफ़ द सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अगर हमको सप्लाई कर्व एकदम सीधा खड़ा हुआ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो उस केस में हम लोगों का जो सप्लाई होगा, इलास्टिसिटी होगा, वो ज़ीरो होगा। इफ़ द सप्लाई कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल है तो इन्फिनिटी इलास्टिसिटी है। इफ़ द सप्लाई कर्व इज़ अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट ईच पॉइंट। अपवर्ड राइजिंग है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मैंने बताया था ओरिजिन से अगर पास होगा तो इलास्टिसिटी हर एक पॉइंट पे यूनिटी होगा। इफ़ द सप्लाई कर्व इज़ अ अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है यानी सप्लाई कर्व थोड़ा फ्लैटर है, इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है यहाँ पे देन द इलास्टिसिटी सप्लाई एट ईच पॉइंट, एक सेकेंड, पॉजिटिव इंटरसेप्ट यस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके सॉरी, पूरा रीड करना चाहिए मुझे। If the supply curve is a upward rising straight line and having a positive intercept from the horizontal axis, यानी x axis पे positive intercept बना रहा है,
दैट मीन्स कि हम लोग का जो सप्लाई कर्व है वो रिलेटिवली स्टीपर है। तुम लोग याद करो, मैंने जब इलास्टिसिटी बताया था तो मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या फिर वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। If the supply curve is upward rising straight line having positive intercept from the vertical axis से positive intercept है, इसका मतलब supply curve थोड़ा flatter है, greater than 1। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारा का लॉजिक बहुत धीरे धीरे समझाया है, सो तुम्हारे दिमाग में भी इतना क्विक प्रोसेसिंग होना चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व अगर होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो वो वर्टिकल होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो, अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 है देन इट इज़ नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक भी बोलते हैं। इन द लॉ सप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इसीलिए तो वो अपवर्ड राइजिंग दिखता है। प्राइस रिमेनिंग द सेम द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, अगर प्राइस सेम है यानी कारण प्राइस नहीं है, किसी और कारणवश अगर सप्लाई इंक्रीज हो गया तो सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इन द परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट द सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन फ्रॉम, पर ये याद तुम लोग को रखना पड़ेगा, तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व उसके एमसी कर्व से आता है। अगेन इसका रीज़न सेमेस्टर 2 में मिलेगा, अभी नहीं। तो दो बात मैंने अभी तक याद रखने बोला है कि मोनोपोली का कोई प्री डिफाइंड सप्लाई कर्व नहीं होता है और परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट के अंदर जो सप्लाई कर्व डिराइव किया जाता है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व से आता है। इसके पीछे का लॉजिक अगेन इस सेमेस्टर में हम नहीं दे सकते। नंबर 17, एज द वेज रेट इंक्रीजेज, सो वेज रेट जब इंक्रीज होता है तो सप्लाई के साथ, सप्लाई ऑफ लेबर के साथ क्या होता है, याद करो बैकवर्ड बेंडिंग मैंने बताया था। इसका मतलब पहले लेबर का सप्लाई इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद जाकर डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर, एट द प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट क्वांटिटी सप्लाइड इज 100 यूनिट्स, एज द प्राइस रेजेज, ये तो तुम लोग खुद करोगे, 4 पर यूनिट था, क्वांटिटी सप्लाइड 100 यूनिट है, प्राइस 5 हो गया है तो क्वांटिटी सप्लाइड 150 हो गया। इसका मतलब क्वांटिटी का चेंज है 150 माइनस 100 दैट इज़ 50, प्राइस का चेंज है 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। तो हम लोग का इलास्टिसिटी का फॉर्मूला परसेंटेज मेथड में क्या था, डेल्टा क्यू एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू P1 बाई QS1। बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। 19, when we move from one point to another of the same supply curve, सेम सप्लाई कर्व पे अगर हम लोग का मूवमेंट हो रहा है then it is known as change in quantity supplied। 20, movement from one supply curve to another, price remaining the same, तो अगर तुम एक से दूसरे सप्लाई कर्व पे शिफ्ट हो जा रहे हो क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट थे then it is known as change in supply, change in supply, ठीक है, वहाँ पे हम क्वांटिटी शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। 21, if the percentage change in price equals the percentage change in quantity supplied, the value of price elasticity of supply will be। तो तुम लोग को ये बताओ, प्राइसेस में जितना परसेंटेज का चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में भी अगर उतने ही % का चेंज आए, इट मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई नहीं है। तो प्राइस तो अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ फैक्टर यानी कि रिसोर्सेज के जो खर्चे हैं वो तो अफेक्ट करते ही हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर बोलने का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी अफेक्ट करता है, लेकिन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तुम ये मत बोलना दीदी कंज्यूमर के इनकम की वजह से तो ये डिसाइड होगा ना कि हम उसको कितना बेच पाएंगे। भाई मैंने सप्लाई के ओरिजिनल मीनिंग में बताया था कि सप्लाई मतलब तुम एज अ प्रोड्यूसर कितना बेचने को तैयार हो, कितना अल्टीमेटली प्रोड्यूसर बेच पाता है, कितना अल्टीमेटली कस्टमर खरीद पाएगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो हम मार्केट वाले चैप्टर में देखते हैं। तो यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है उसको देखते हुए यहाँ पे सप्लाई का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। 23, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस इट इम्प्लाइज, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रहा है क्योंकि प्राइसेस में चेंज हुआ, तो इसके मतलब क्या है, ये मूवमेंट होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चेंज इन सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी, चेंज इन सप्लाई लिखा है नॉट क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, मूवमेंट नहीं है, चेंज इन नंबर ऑफ सप्लाई नहीं, इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। अगर चेंज इन सप्लाई है दैट मीन्स इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेनिंग द सेम इफ द प्राइस ऑफ एनी इनपुट इंक्रीजेस, इनपुट का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है दैन दैट इज़ अ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
और इसके वजह से हमारा सप्लाई कर्व डिक्रीज होगा एंड इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. Market supply is the summation of, it is a sum of individual supplies. In case of elastic supply, the value of elasticity, elastic supply या relatively elastic supply का मतलब है it would be greater than 1. In case of perfectly inelastic supply में the elasticity of supply is 0. In case of change in supply बोला है, not change in quantity supplied. Change in supply में price same रहता है, prices को constant रखा जाता है. What can you say about the slope of the supply curve if the law of supply operates? अगर law of supply काम कर रहा है तो slope जो होगा वो positive होगा. It would have a positive slope क्योंकि direct relationship है. In case of which of the following the law of supply will not be applicable? इनमें से किस केस में law of supply applicable नहीं हो पाएगा, यानी ये एक exception बन जाएगा. Supply of wheat नहीं, सप्लाई ऑफ वीट पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हो सकता है. प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ सकता है. अगेन इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा बट बढ़ सकता है. ड्राइंग ऑफ जामिनी रॉय आर्टिस्ट जी का पेंटिंग तो बहुत ही फेमस पेंटर रही हैं इतिहास की. तो डेफिनेटली इनका जो मैंने बताया था मोनालिसा का पेंटिंग, वही सेम लॉजिक, एंटीक प्रोडक्ट है. तो अगर इसका डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ भी जाए उसकी वजह से, तो भी हम लोग इसके सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते. इसका सप्लाई फिक्स ही रहेगा. तो नंबर बी, क्योंकि वो एक मोनालिसा पेंटिंग का जो लॉजिक था सेम लॉजिक. द शेप ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर का बैकवर्ड बेंडिंग होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द सप्लाई कर्व ऑफ द प्रोडक्ट टू शिफ्ट टू द राइट. अगर सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो पहली बात तो वी नो दैट द रीज़न इज़ नॉट प्राइस. सेकेंड इज़ नो कि जो भी हुआ होगा वो सप्लाई को बढ़ाया होगा. तो लेबर का वेज रेट सस्ता हो गया, यस दिस कुड बी अ रीज़न. देखो लेबर का अगर वेज रेट सस्ता हो गया तो मेरे लिए तो खर्चा कम हो गया ना. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से आई कैन डेफिनेटली इंक्रीज द सप्लाई. मैं बाकी ऑप्शंस को देखती हूँ. रिडक्शन इन गवर्नमेंट सब्सिडी. भाई सब्सिडी अगर सरकार रिड्यूस कर देगा, सब्सिडी मुझे खुश करता है. सरकार अगर सब्सिडी रिड्यूस कर देगा तो मेरा सप्लाई घट जाएगा. मैं डीमोटिवेट होंगी ना कि मोटिवेट होंगी. नेचुरल कैलामिटी की वजह से मेरा सप्लाई घट जाएगा. डिसरप्शन, अगर रॉ मटेरियल्स डिसरप्ट हो गए, बेकार हो गए, तो इसकी वजह से मेरा सप्लाई घट जाएगा. तो ए को छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शन है उसमें मेरा सप्लाई घट रहा है. इसका मतलब सप्लाई कर्व लेफ़्ट की तरफ जाएगा. इकलौता ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेबर का वेज रेट सस्ता होने की वजह से मेरे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया और मेरा जो सप्लाई कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा. तो ए होगा. डिमांड ऑफ अ कमोडिटी का डिमांड जो है वो प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेट, ऑल ऑफ दिस पे डिपेंड करता है. लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है या एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है? यानी व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी फॉल्स. सो लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. एक बात यहाँ पे रखा जा रहा है. दीदी क्या मतलब है इसका? तो लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्यों है? लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट इसीलिए है क्योंकि बस वो इतना सा बताता है कि देखो अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा. बस एक डायरेक्शन का अंदाज़ा हमको लॉ ऑफ डिमांड से मिल रहा है. कितना घटेगा ये बात थोड़ी ना लॉ ऑफ डिमांड बताता है. ये बात के लिए हम लोग इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि कितना चेंज आएगा. हालांकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसलिए ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है. द डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ गुड डू नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस. इनमें से किन का डिमांड नहीं डिक्रीज़ होता है जब प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं? तो नेसेसरी गुड्स. अगर प्राइसेस बढ़ भी जाएँ तो भी नेसेसरी गुड्स का तुम डिमांड तो घटा नहीं सकते हो. कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स क्या होता है? वही जो वेबलेन वाले गुड्स होते हैं, प्रेस्टीजियस, दिखावे के लिए. भाई एक पल के लिए तुम उनका डिमांड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. लेकिन नेसेसरी गुड्स, मेडिसिन, दवाइयाँ, दाम बढ़ गई हैं तो भी तो डिमांड करना पड़ेगा. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है कि प्राइसेस में चेंज आने की वजह से ये मूवमेंट हो रहा है. तो ऑप्शन सी. गिफन पैराडॉक्स या गिफन गुड्स, ये जो है ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है. इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस. भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री जैसे चीनी और चाय का बात किया था, तो चीनी का दाम अगर बढ़ जाए तो चाय भी अपने आप में महंगा लगने लगेगा, जिससे चाय का डिमांड कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. याद रखना शिफ्टिंग होगा, मूवमेंट नहीं, क्योंकि चाय के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है. चीनी के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से चाय पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. इसकी वजह से चाय का डिमांड लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि चीनी महंगा हो गया. ओके, यहाँ पे हम लोगों को ये बात सिंपली दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ेगा.
इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स लाइक बाजरा अ फॉल इन प्राइस टेंड्स टू। इन्फीरियर गुड्स, एक पल के लिए इन्फीरियर शब्द को ही हटा दो, ठीक है, इन्फीरियर शब्द को हटा दो। किसी भी गुड के केस में जब उसका दाम घटता है तो डिमांड पे क्या असर पड़ता है? डिमांड इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, हम लोग डिमांड उसका इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे होगा इंक्रीज़ इन डिमांड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेंज इन द डिमांड इन एबनॉर्मल वे वगैरह ये सब हम लोग नहीं बोलेंगे, इंक्रीज़ इन डिमांड। ओके, सो ये थोड़ा सा तुम लोग इसको स्टार मार्क करके रखो कि ये मुझे एग्ज़ाम से पहले एक बार देखना ज़रूर पड़ेगा। ओके, ये वाला बच्चों लोग को डर लगने लगता है। डिमांड फंक्शन दिया है डी एक्स माने कोई प्रोडक्ट है 30 - 4p और प्राइस दिया हुआ है 4। तो प्लीज़ बचपन में इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हो ना। d = 30 - 4p लिखा है तो 4 × p जो है उस p की जगह 4 बिठा दो। जैसे उस p की जगह 4 बिठाओगे तो वो हो जाएगा 30 - 4 × 4 यानी 30 - 16। 30 - 16 जो आंसर है वही डिमांड का आंसर है कि 4 रुपीज़ जब प्राइस है तो डिमांड कितना होगा। यही चीज़ तो डिमांड फंक्शन बताता है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर टी, शुगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड फॉर टी डिक्रीज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ विल बी डिमांडेड इवन इफ द प्राइसेस हैव गॉन अप। प्राइसेस बढ़ गए हैं फिर भी हम लोग इसको डिमांड किए जा रहे हैं, इवन इफ द प्राइसेस हैव गॉन अप। तो ये स्टेटस सिंबल वाले हो सकते हैं, दे आर द एक्सेप्शंस, राइट। ओ, तो इस हिसाब से मैंने नंबर 36 भूल बोला। क्यों? क्योंकि देखो, द डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ गुड डू नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस। प्राइसेस बढ़ गए हैं लेकिन किनका डिमांड हम नहीं डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो याद करो, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में हम लोग पहले बोले थे नेसेसरी गुड्स का हम नहीं कर सकते हैं, और कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स यानी प्रेस्टिजियस गुड्स, वेबलेन गुड्स, उनको भी तो हम प्राइसेस बढ़ते हैं फिर भी हम उसको खरीदते हैं स्टेटस सिंबल के लिए। तो यहाँ पे नंबर डी करेक्ट होता है, बी और सी बोथ। उसी तरीके से 43 नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि प्राइसेस बढ़ गए हैं फिर भी इनमें से किनका डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इनमें से लग्जरी आइटम भी हम लोग डिमांड करते रहेंगे, स्टेटस सिंबल वाले और प्रेस्टीज वाले, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ द लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट्स द सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड राइजिंग। इफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक द सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल। इफ द परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होता है तो सप्लाई कर्व तुम्हारा यहाँ पे वर्टिकल होगा। वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी इज द डैश ऑफ द फैक्टर यूज टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई के ऊपर किसी भी चीज़ का सप्लाई के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स हैं कॉस्ट ऑफ द फैक्टर, प्राइसेस ऑफ द फैक्टर। भाई सप्लाई हमारा बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्टेड हो सकता है, उनमें से एक है हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जा रहे हैं, लैंड लेबर वगैरह, उनके प्राइसेस। नंबर 5, द सप्लाई कर्व ऑफ अ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री विल बी। सप्लाई कर्व ऑफ अ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, तो इसका याद रखना है तुम लोगों को। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दीदी ये कैसे हो गया, ये मैं समझा नहीं सकती अभी तुम लोगों को, लेकिन इसको जस्ट अपने दिमाग में रखो। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का कांस्टेंट यानी हॉरिजॉन्टल होता है। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का अपवर्ड राइजिंग होता है, लेकिन डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री जो कि एक हाइपोथेटिकल केस है उसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये बात थोड़ा दिमाग में रखो। इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डैश द सप्लाई कर्व ऑफ दिस कमोडिटी शिफ्ट टू द राइट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस घटेगा, फॉल होगा, तभी तो सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी, तो पेरिशेबल यानी जो सड़ जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर उनका दाम, समझना इस चीज़ को, इसको ऐसे समझो कि तुम सब्जियां बेचते हो, मार्केट में सब्जियों का दाम घट गया, तो तुम सडनली ये नहीं कह सकते कि चलो सारा का सारा सब्जी वापस गोडाउन में भरो, हम लोग बाद में बेचेंगे, क्योंकि सब्जियां सड़ जाएंगी। तुम्हारे पास अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो सब्जियां तो सड़ेंगी। इसीलिए प्राइसेस घटने के बावजूद भी प्राइसेस घटने के बावजूद तुम उसका सप्लाई जो है वो वापस नहीं ले सकते। नॉर्मली क्या होना चाहिए, प्राइसेस घटे सप्लाई भी घटा, लेकिन पेरिशेबल गुड्स के केस में ऐसा नहीं हो पाता, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन द फर्म इज तो यहाँ पे याद रखना, सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट हम लोग तभी ऑब्टेन करते हैं जब एक फर्म प्राइस टेकर होता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो प्राइस टेकर यानी इंडस्ट्री में जो प्राइस सेट हो गया वही तुम अपना लो,
या फिर तुम प्राइस मेकर बन जाओ, तुम खुद से अपना प्रोडक्ट का प्राइस सेट करो। मोनोपोली में हम प्राइस मेकर होते हैं, हम खुद से अपना प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हम एक प्राइस टेकर होते हैं। इसलिए याद करो, जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सही है कि सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उस फर्म में लिया जा सकता है जो फर्म प्राइस टेकर है, यानी वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर मौजूद है। अगेन ये नेक्स्ट सेमेस्टर में ही डिटेल में पढ़ना है। सप्लाई फंक्शन में क्वांटिटी सप्लाइड इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इन द परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म कैन बी ऑब्टेन्ड। परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व हम लोग उसके मार्जिनल कॉस्ट कर्व से लेते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर है तो रिलेटिवली इलास्टिक, लेस देन 1 है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है देन इट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ दोज कमोडिटी जो कि स्टोर कर सकते हैं, उन कमोडिटीज़ जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि वो सड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, जैसे कोई भी ड्यूरेबल आइटम, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, तो इनके प्राइसेस अगर मार्केट में सडनली ड्रॉप हो गए तो हम लोग बहुत सारा स्टॉक वापस खींच के गोडाउन में रख सकते हैं, बिकॉज ये सड़ेंगे नहीं, तो इनके सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं। लेकिन पेरिशेबल आइटम जो होते हैं उनके सप्लाई रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, हम ज़्यादा तेज़ी से सप्लाई को नहीं चेंज कर सकते उस केस में। नंबर 15, इफ़ द इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी आर ईजिली अवेलेबल द इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी विल बी। इनपुट्स बड़ी आसानी से अवेलेबल है, तो फिर मतलब कि मान लो मार्केट में अचानक से डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने की वजह से अचानक से मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। अब तुम जानते हो कि यार प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ़ायदा उठाने का मौका है, लेट अस प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई मोर। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए तुमको तो इनपुट चाहिए। अब मान लो वो सारे इनपुट्स भी बड़े आसानी से अवेलेबल हैं, बड़े आसानी से वो सारे के सारे इनपुट्स तुमको मिल जा रहे हैं, तो सप्लाई करना भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे इलास्टिक होगा। वाइल ड्राइंग द सप्लाई कर्व वी मेजर डैश। सप्लाई कर्व को ड्रॉ करते वक्त हम क्वांटिटी सप्लाइड को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। वाइल ड्राइंग द सप्लाई कर्व वी मेजर डैश ऑन द वर्टिकल एक्सिस प्राइस। बाई चेंज इन सप्लाई वी मीन चेंज अगर हो रहा है तो दैट इज़ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अगर हम लोग सेम पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं सेम कर्व पे, देन इट इज़ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ होगा। मार्केट सप्लाई विल बी द डैश ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई समेशन। इफ़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइजेस द सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर महंगा हो गया तो सप्लाई कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गया है तो आई कैन सप्लाई लेस नाउ। इफ़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लेस दैन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड में कम चेंज आया है एज़ कम्पेयर टू जो प्राइसेस में चेंज आया है, तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी लेस दैन यूनिटी होगा, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट ट्रू और फॉल्स। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। येस, ट्रू। मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ट्रू। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग। फॉल्स। बैकवर्ड बेंडिंग होता है। इन द सप्लाई फंक्शन प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रू। सप्लाई फंक्शन में एफ के अंदर पी वाला प्राइस बैठा होता है, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट। सप्लाई ऑफ अ फर्म इज डिटरमाइंड बाई इट्स MC कर्व। फॉल्स। अगर यहाँ लिखा होता सप्लाई ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, याद रखना ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व से ही हम लोग यहाँ पे सप्लाई जान जाते हैं, हम लोग और किसी मार्केट केस में ये नहीं जान सकते हैं। सप्लाई डज नॉट डिपेंड ऑन प्राइस ऑन इनपुट्स। फॉल्स। सप्लाई तो अपने इनपुट्स के प्राइसेस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहीं से आता है। इन द वेरी शॉर्ट रन, बहुत ही छोटे समय में किसी भी कमोडिटी का सप्लाई जो होता है वो फिक्स्ड होता है। दिस इज़ ट्रू। बहुत ही समय, तुमको अगर मैं बोलूँ कि आज के आज ज़्यादा से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करके मुझे दो, भाई वीट कैसे आज के आज प्रोड्यूस हो सकता है, इट टेक्स टाइम। तो जो 7 नंबर है दैट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू। लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है फॉर ऑल कमोडिटी, नहीं, सारे कमोडिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। प्राइसेस बढ़ेंगे और सप्लाई भी बढ़ जाएगा, ये उन कमोडिटीज़ के लिए नहीं है जिनके सप्लाई ऑलरेडी लिमिटेड है, जैसे कि एंटीक आइटम्स है ना, जैसे कि लेबर का, सर्विसेज, सारे कमोडिटीज़ के लिए लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। अगर होता तो एक्सेप्शन क्यों होता फिर। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर 9, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी पॉजिटिव। यस, डायरेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्राइस पे निर्भर नहीं करता, ये कैसा बात हुआ। इलास्टिसिटी के डेफिनेशन में हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेते हैं।
इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन है देन इट इज़ इलास्टिक सप्लाई. फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू 0 होगा. यस, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होगा. नहीं, इनइलास्टिक में सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है. द परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिटी. यस, ट्रू. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई तो इन्फिनिटी वैल्यू होता है. फॉर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में नहीं, इलास्टिक के सप्लाई के केस में फ्लैटर होता है बट पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस नहीं. इन एनी डेज फिश मार्केट द सप्लाई इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक. यस, क्योंकि फ़िश का जो प्रोडक्शन है मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कहना क्या सही होगा? देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि फ़िश मार्केट में सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, यानी कि उतना रिएक्ट नहीं करता, तो बात समझ में आता है. क्योंकि अगर प्राइसेस सस्ते भी हो गए या प्राइसेस महंगे भी हो गए, भाई तुम मान लो तुम सोचने लगे यार फ़िशेस का दाम तो गिर गया है, इतना फ़िश बेच के सस्ते दाम पे क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं चलो गोडाउन में फ़िश को रख दूँ. भाई फ़िशेस सड़ जाएंगी तो तुम नहीं रख सकते, तो इनइलास्टिक है. बट परफेक्टली इनइलास्टिक ऐसा नहीं है, थोड़ी ना ऐसा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है तुम थोड़ा बहुत भी गोडाउन में थोड़ा बहुत भी स्टोर नहीं कर पाओगे. तो ये एक्चुअल में फॉल्स होगा. अगर यहाँ इनइलास्टिक लिखा होता तो मैं ट्रू कर देती, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक इसको बहुत एक्सट्रीम केस पे लेके जा रहा है, तो दैट्स फॉल्स. पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए इलास्टिसिटी बहुत हाई होता है. नहीं, थोड़ी देर पहले ही बताया. सड़ने वाले प्रोडक्ट्स जैसे फिशेस वगैरह के लिए इलास्टिसिटी लो होता है. तुम इतना ड्रास्टिकली उनके सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते. When price increases, if the product expects prices to rise further, the law of supply, prices to rise further. अच्छा, दाम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रोड्यूसर को लगता है कि दाम फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो यस, हो सकता है प्रोड्यूसर अपना आज का सप्लाई रोक दे ताकि वो उस स्टॉक को फ्यूचर दाम पे क्लियर करके और मोटा मुनाफा कमाए. तो होना क्या चाहिए था लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से? अगर आज दाम बढ़ रहा है तो आज सप्लाई भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज के दाम बढ़ते होने के बावजूद भी सप्लाई जो है नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसको स्टॉक अप करके रख लिया गया है फ्यूचर के लिए. सो यस, दिस वन इज़ ट्रू. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टेक्स प्लेस व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज. क्वांटिटी सप्लाइड में नहीं, क्वांटिटी सप्लाइड में प्राइस चेंज होना चाहिए, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए. चेंज इन सप्लाई में टेक्स प्लेस व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, प्राइस रिमेनिंग. यस, चेंज इन सप्लाई माने कि प्राइस के सेम होने की वजह से सब क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंजेस आ रहे हैं. अ पेरिशेबल गुड हैज़ अ वेरी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ. यस, पेरिशेबल गुड का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत लो है. सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल इफ द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक. नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है ना कि हॉरिजॉन्टल, तो दैट्स एक्चुअली फॉल्स. मैचिंग टाइप. डिक्रीज इन सप्लाई, तो डिक्रीज हुआ है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट. कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दिस विड बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट. एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस है. ये तो ऑप्शन नंबर डी एक्चुअल में गलत ही दिया हुआ है. इट शुड बी क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, तो डी वाला में देखो इंक्रीज इन प्राइस. ठीक है. नंबर 2 स्लोप. स्लोप था क्या? बाय एक्सिस का चेंज बाय एक्स एक्सिस का चेंज, यानी चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में हम लोग प्राइस में चेंज होने देते हैं, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं. तो व्हेन सप्लाई, नंबर बी वाला देखो, व्हेन सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, और चेंज इन सप्लाई में अदर फैक्टर्स के प्राइसेस में या चीज़ों में चेंज आने की वजह से होता है. ओके. स्टॉक. स्टॉक जो होता है ये तो इम्प्लाई कर रहा होता है कि टोटल क्वांटिटी कितना अवेलेबल है किसी भी टाइम पे, है ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फ्लो कंसेप्ट नहीं है, एक स्टॉक कंसेप्ट. इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? इंक्रीज बोला जा रहा है, तो इंक्रीज का मतलब ये क्या है कि सप्लाई राइज हो गया है सेम प्राइस पे. ऑप्शन नंबर डी. एक्सपेंशन इन सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट होता है, और लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है नंबर सी, जो कि रिलेशनशिप बता रहा होता है. ओके.
नाउ वी टॉक अबाउट असर्शन रीज़न क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, नंबर ए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज क्रॉस डिमांड। भाई क्वांटिटी डिमांडेड, एक कमोडिटी में जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज अ क्रॉस डिमांड। यस, ये असर्शन ट्रू है। चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंज इन डिमांड, ये रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न क्रॉस डिमांड क्या है उसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि आर नंबर पे तुम मतलब रीज़न वाले में तुम इनकम का बात करने लग गए हो। तो एक्चुअल में इसका होना चाहिए नंबर बी, असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव जॉइंट डिमांड, यस, साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाई, यस, जॉइंट डिमांड क्यों बोलते हैं और उसका रीज़न नीचे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3, क्रॉस डिमांड इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, सब्सटीट्यूट गुड में क्रॉस डिमांड पॉजिटिव होता है। यस, कॉफ़ी महंगा हो जाएगा तो लोग कॉफ़ी स्विच करके टी की तरफ आ जाएंगे, तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो यस, दिस इज़ ट्रू। और रीज़न में दिया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर गिवन गुड, ये तो फॉल्स है ना। कॉफ़ी अगर महंगा होगा तो चाय का डिमांड इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज। तो सब्सटीट्यूट अगर महंगा होगा तो तुम्हारा जो मेन गिवन गुड है उसका डिमांड बढ़ेगा, तभी तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर आ रहा है मार्केट डिमांड कर्व इज़ फ्लैटर दैन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड कर्व, यस, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है और थोड़ा राइट की तरफ होता है, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल सम करके पाया जाता है फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, तो बोथ आर ट्रू एंड रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, नहीं, एक्सपेंशन की वजह से हम लोग डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूव करते हैं, और अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व ऑकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। रीज़न ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। रीज़न में जो बोला है अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है, दाम बढ़ रहा है, यस, ये बात सच है, तो असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीज़न ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्रॉस डिमांड, अच्छा सप्लाई वाले में आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। एन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, सो असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट, सही बात है। डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व ऑकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस, नहीं, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो प्राइसेस इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहे हैं, तो रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वालिटेटिव, यस, लॉ ऑफ सप्लाई क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है, रिलेशनशिप बता रहा होता है। लॉ ऑफ सप्लाई मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई में वैल्यू थोड़ी ना पता चलता है, बस डायरेक्शन पता चलता है, तो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1 इन केस ऑफ इलास्टिक सप्लाई, यस, इलास्टिक सप्लाई है तो प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 आएगा, और क्योंकि प्रोपोर्शनल चेंज जो है प्राइस का वो ज़्यादा है, नहीं, मोर देन 1 आने का मतलब है कि सप्लाई का प्रोपोर्शनल चेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस का प्रोपोर्शनल चेंज, तो रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। नंबर 10, इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, ट्रू बात है, क्योंकि सप्लाई चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन प्राइसेस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है, सो असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर than the individual, true. Slope of the demand curve is equal to the change in quantity divided by the change in price, नहीं, डिमांड कर्व का स्लोप चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी होता है, सो स्टेटमेंट 1 ट्रू है सिर्फ। लॉ ऑफ डिमांड मेक्स द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव, ट्रू बात है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड रिजल्टेंट चेंज इन डिमांड इज एस्टैब्लिश्ड, फॉल्स। लॉ ऑफ डिमांड वही, नहीं, एक सेकेंड, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। देखो, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बताता है, कोई क्वांटिटेटिव नहीं, ये बात ट्रू है। और लॉ ऑफ डिमांड से हमको कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हमको नहीं पता चलता है, मतलब हमको थोड़ी ना लॉ ऑफ डिमांड से ये अंदाज़ा लग जाता है कि इतना परसेंटेज का चेंज, इतना परसेंटेज का चेंज, ना, बस क्वालिटेटिव बात कहता है।
तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फिर आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 कहाँ से, ओह सेम पेज मैंने लिया क्या यहाँ पे, ओह सॉरी फ़ोटो में सेम पेज आ गया था। नंबर 3, देयर इज़ एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व इन केस ऑफ एक्सपेंशन इन डिमांड। तो डिमांड कर्व में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट नहीं, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। एक्सपेंशन इन डिमांड इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यस वी कैन से एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब है एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है। और मैं जो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इसके लिए मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपेंशन के केस में नहीं होता है, वो राइटवर्ड शिफ्ट के केस में होता है। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही फॉल्स। सब्सटीट्यूट गुड्स हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड्स, यस उनके डिमांड्स में कॉम्पिटिशन लगा होता है कि तुम टी पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, तो कॉम्पिटिटिव डिमांड्स होते हैं। और क्रॉस डिमांड पॉजिटिव होता है सब्सटीट्यूट में, यस क्रॉस डिमांड पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इसीलिए। सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, यस उसी पे बेस्ड है, नहीं सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस पे बेस्ड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी पे बेस्ड है। स्लोप में तो हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट चेंज लेते हैं, उसमें परसेंटेज चेंज का तो कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, सप्लाइड, ट्रू। सप्लाई कर्व कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड नॉट, नहीं फॉल्स, हम लोग मार्केट सप्लाई तो बनाते ही हैं भाई सभी प्रोड्यूसर्स के लिए, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल सप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स, ट्रू। मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर है देन ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। स्लोप ऑफ द सप्लाई इज बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज, नहीं स्लोप में कोई परसेंटेज चेंज का बात नहीं है, इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज का बात है। ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। लॉ ऑफ सप्लाई इज टू साइडेड एज इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन सप्लाई एंड ऑल्सो इफेक्ट, नहीं लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ वन साइडेड है, क्योंकि हम लोग सप्लाई को क्या लेते हैं एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइसेस को हम लोग लेते हैं एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो लॉ ऑफ सप्लाई इज ओनली एंड ओनली, जस्ट रिमेंबर दिस, लॉ ऑफ सप्लाई इज ओनली टेलिंग यू कि प्राइस के वजह से सप्लाई में क्या चेंज हो रहा है, नॉट वाइस वर्सा। सो टू साइडेड नहीं है, वन साइडेड ही है। लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बट इट डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, यस लॉ ऑफ सप्लाई से मैग्नीट्यूड का कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। चैप्टर नंबर 3 का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।